Starting with the glorious name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Dear students, hope you're all doing good. So, welcome back to the Grammar of Science. We will be starting the MCQs and short questions today, inshallah. So, first MCQs है one reason for emphysema is. Dear students, अगर आपको याद हो लेक्चर के दौरान मैंने आपको emphysema पढ़ाया था और इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास ब्रोंकियोल्स हैं और अल्वेओलाई है, ये जो है ब्रोंकियोल्स के बाद जो स्ट्रक्चर आता है बलून लाइक, इनको हम एल्वेओलाई बोलते हैं। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर इलास्टिसिटी बिल्कुल कम या ना होने के बराबर रह जाती है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग के अंदर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका रीज़न है दैट इज़ स्मोकिंग। देखें यहाँ पर भी ये बोल्ड है, तो इसका जो आंसर है चलें वो हम देख लेते हैं। स्मोकिंग, एक्सरसाइज, फूड एंड आयरन डेफिशिएंसी। तो हमें बाकी कोई भी ऑप्शन उसके साथ नहीं मिल रहा। द ओनली ऑप्शन दैट इज़ करेक्ट इज़ स्मोकिंग। स्मोकिंग इसकी मेन रीज़न है एम्फिसेमा की। इसलिए जो स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर जल्दी से सांस फूल जाता है और जो उनकी ज़्यादा चलने की कैपेसिटी होती है या दौड़ने की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। इन ह्यूमन्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, स्टूडेंट्स एक्सपायरेशन कहते हैं सांस बाहर निकालने को, जिस तरह इंस्पायरेशन कहते हैं सांस अंदर लेने को। एक्सपायरेशन के दौरान क्या होता है? ऑप्शन ए है डायफ्राम इज लोअर्ड एंड रिब्स आर रेज्ड। डायफ्राम नीचे हो जाता है और रिब्स रेज्ड हो जाती हैं। बोथ डायफ्राम एंड रिब्स आर रेज्ड, डायफ्राम इज रेज्ड एंड रिब्स आर लोअर्ड। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, अगर इसी चीज़ को हम पीछे लेक्चर से कनेक्ट करें तो हमने एक्सपायरेशन या इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के डिफरेंस के दरमियान में पढ़ा था। यहाँ पर देखें फर्स्ट वन में जिसमें हम इनहेलेशन पढ़ रहे हैं, इनहेलेशन के दौरान आप अगर देखें तो डायफ्राम जो है वो क्या हो रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ थोड़ा मूव करने की कोशिश करता है। इसकी शेप इस तरह की है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर देखें इसकी शेप ज़्यादा अंदर की तरफ जा रही है, विच मीन्स ये जो है वो डोम शेप बन रहा है डायफ्राम। लेकिन यहाँ पर अगर आप डायफ्राम को देखें तो इस केस में डायफ्राम क्या कर रहा है, थोड़ा सा डाउनवर्ड आया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा अपवर्ड आया हुआ है, दैट्स वाई हम इसको डाउनवर्ड बोल रहे हैं, ठीक है। तो इनहेलेशन के दौरान डायफ्राम डाउनवर्ड आ चुका है। जब डायफ्राम डाउनवर्ड जाएगा तो रिब्स क्या करेंगी, रिब्स ऊपर की तरफ मूव करेंगी और बाहर की तरफ, यानी ऊपर और बाहर की तरफ जैसे ही मूव करेंगी तो चेस्ट जो है वो एक्सपेंड होगा। जैसे ही चेस्ट एक्सपेंड होगा तो जो लंग्स हैं उनके अंदर एयर भरने की सलाहियत पैदा होगी, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। अंदर जो एरिया है वो ज़्यादा हो चुका है। जैसे ही एरिया ज़्यादा होगा अंदर की तरफ प्रेशर कम हो जाएगा और बाहर से प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ऑटोमेटिकली हवा ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वाली जगह की तरफ आएगी जस्ट टू फिल द लंग्स, और लंग्स क्या करेंगे, इनहेल कर लेंगे। एक्सहेलेशन बिल्कुल इससे ऑपोजिट प्रोसेस है, जिसके केस में जो डायफ्राम है वो रिलैक्स होके और ज़्यादा जो है वो डोम शेप बनता है, ऊपर की तरफ मूव करता है। जैसे ही ऊपर की तरफ मूव करेगा तो रिब्स जो है वो अब डाउनवर्ड मूव करेंगी और अंदर की तरफ मूव करेंगी। जब रिब्स अंदर की तरफ मूव करेंगी तो लंग्स के पास कम एरिया बचेगा। जब लंग्स के पास एरिया कम होगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। और प्रेशर इस वजह से भी ज़्यादा है कि पिछली हमने सांस अंदर लिया हुआ है, हवा सारी अंदर गई हुई है। जब सिकुड़ेंगे लंग्स आपस में तो क्या होगा कि प्रेशर हाई हो जाएगा बाहर की हवा की निस्बत, तो ऑटोमेटिकली एयर मूव करेगी फ्रॉम द लंग्स टू द इन्वायरमेंट टू आउटसाइड ऑफ द नोज। तो ये जी बेसिक डिफरेंस है। सो लेट्स मूव टू द एमसीक्यू नाउ। तो एमसीक्यूज के अंदर हमें क्या, एमसीक्यू के अंदर सेकंड एमसीक्यू के अंदर क्या पूछा गया है, इन ह्यूमन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। तो हमने एक्सपायरेशन का कहा है, हमने कहा है डायफ्राम रेज्ड एंड रिब्स आर लोअर्ड। तो डायफ्राम रेज हुआ, रिब्स लोअर्ड हुई, अंदर की तरफ, अच्छा लो भी है और अंदर की तरफ भी गई है। जब लो और अंदर की तरफ जाएंगी तो एरिया कम होगा, ठीक है। यही चीज़ हमने उसमें पढ़ लिया। अगर आपको समझ नहीं आई यू कैन जस्ट रीवाइंड द वीडियो और दोबारा से उस स्लाइड पर जाके आप देख सकते हैं। द इनर मोस्ट चैम्बर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इनटू व्हिच एयर कैन बी ड्रॉन। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे आखिर वाला कोना है, सबसे आखिर वाला रूम है, सबसे आखिर वाला जो कमरा है दैट इज़ अल्वेओलाई। अल्वेओलाई देखें, सबसे पहले अगर आप स्टार्ट करें तो आपकी नोज़ आती है, नोज़ के बाद आपको पता है लेरिंग्स है, फेरिंग्स है, फिर लेरिंग्स है, फिर उसके बाद ट्रेकिया है, ट्रेकिया को हम विंड पाइप या हवा की नाली भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स हैं, फिर आगे जाके जो है वो अल्वेओलाई आ जाते हैं। तो अल्वेओलाई बलून लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बिल्कुल एंड का है, वहाँ पे असल गैशियस एक्सचेंज हो रहा है और ये सबसे आखिरी कॉर्नर है, सबसे इनर मोस्ट चैम्बर है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक हो गया। अच्छा, इस चीज़ को डायग्रामेटिकली अगर आप देखना चाहें तो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के लेक्चर 1 में चले जाएं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एक्सपायर्ड एयर व्हेन पर्सन इज रेस्टिंग। तो जब इंसान एक रेस्ट में होता है
तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस जो होता है, जैसे आपको पता है कि ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन हम कुछ जो है वो अंदर लेके जा रहे हैं और फिर कुछ बाहर भी निकाल रहे हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने टेबल बनाया था, टेबल के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, उसमें मल्टीपल चीज़ें थी जिसमें मल्टीपल गैसेज हैं, यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, वाटर वेपर्स एंड टेम्परेचर एंड डस्ट पार्टिकल है। ऑक्सीजन के बारे में मैंने आपको बताया था कि टोटल ये ऑलमोस्ट 6% जो है वो हम 5% जो है वो टोटल हम ले रहे हैं, जिसमें 21% अंदर जा रही है और 16% बाहर आ रही है। तो जो बाकी जो 5% बचता है वो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जज्ब हो जाता है। ठीक हो गया? तो 16% हम ये एक्सपायर कर रहे हैं, ठीक है, बाहर निकाल रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन इज 16%. Which process does not use energy released by inspiration? ऐसा प्रोसेस जिसमें which process does not use energy, इसका मतलब है एनर्जी कंज्यूम कहाँ पर नहीं हो रही। एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू द ग्लूकोज इनटू द विलाई। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा रिस्पिरेटरी सिस्टम कनेक्टेड है विद दैट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हम सिर्फ रिस्पिरेशन को डिस्कस कर रहे हैं। विलाई जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर हमसे ये पूछा जा रहा है विच प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जो कि रिस्पिरेशन के दौरान एनर्जी, रिस्पिरेशन के दौरान बनने वाली एनर्जी को यूज़ नहीं करता। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है बी, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस द एल्वेओलार सरफेस। अब याद रखें स्टूडेंट्स, एल्वेओलाई के अगेंस्ट, एल्वेओलाई के अंदर जब भी ऑक्सीजन या किसी भी गैस का ट्रांसपोर्ट होगा वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से होगा। ठीक है, डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। कोई भी मॉलिक्यूल मूव करेगा दैट विल बी डिफ्यूजन। अगर वाटर मॉलिक्यूल स्पेसिफिकली मूव करेंगे दैट विल बी ओस्मोसिस। ठीक है, ये दो डेफिनेशंस हैं। वाटर मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, ओस्मोसिस कहलाएगा। और कोई दूसरा मॉलिक्यूल जैसे परफ्यूम हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, इंक हो गई किसी सॉल्यूशन के अंदर, वो एक जगह से दूसरी जगह फैल रही है, दैट इज डिफ्यूजन। तो ऑक्सीजन क्या करती है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू हमारे लंग्स से हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाती है। इस चीज़ के लिए एनर्जी का इस्तेमाल ना होने के बराबर है। दैट्स वाई ये जो रिस्पिरेशन का प्रोसेस है ये एनर्जी इस्तेमाल नहीं करता। बाकी आप देखें तो विलाई के अंदर जो भी ग्लूकोज की मूवमेंट हो रही है वो एनर्जी इस्तेमाल कर रही है। इसी तरह से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है बाय यूजिंग एनर्जी। इस तरह से नर्व इम्पल्सेस भी एनर्जी की मदद से आ रही हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है जहाँ पे ऑक्सीजन हमारे अल्वेओलाई के अंदर जा रही है, दैट इज नॉट यूजिंग एनर्जी। ओके, विच पैथ डज a molecule of oxygen take as it enters in the body? Okay, रास्ता कौन सा है कि ऑक्सीजन कैसे हमारे अंदर जाती है? तो हमने इसका पूरा जो है वो रास्ता पढ़ा हुआ है। आपके देखें, पहला स्टेप है ब्रोंकियोल, तो आपको पता होना चाहिए ब्रोंकियोल लंग्स के आसपास है, कहीं हमारे नाक के पास तो है ही नहीं, या ट्रेकिया के पास। ब्रोंकियोल दोनों जगहों पर स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन यहीं पर रिजेक्ट कर दें, क्योंकि ब्रोंकियोल तो बहुत आगे जाके आता है। ट्रेकिया इज द गुड ऑप्शन। ठीक है, सी में ट्रेकिया के बाद चलते हैं। ट्रेकिया के बाद क्या आता है? ब्रोंकियोल। नो, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकस आता है, फिर ब्रोंकियोल आता है। इस वजह से ये ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। लेकिन यहाँ पर देखें, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल एंड एल्वेलाई। इसी चीज़ को हम पिक्टोरियली देख लेते हैं पीछे जाके। जो मेन लंग्स का स्ट्रक्चर है यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास विंड पाइप है जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं। इसके दो जो है वो ब्रोंकस निकल रहे हैं, एक सिंगुलर का ब्रोंकस बोलेंगे, ब्रोंकाई बोलेंगे, और एक ब्रोंकाई आगे जाके ब्रोंकियोल्स यानी मल्टीपल शाखों में, मल्टीपल ब्रांचेस में तब्दील हो रहा है। तो ये जो मल्टीपल ब्रांचेस हैं ये क्या है? ब्रोंकियोल। और ब्रोंकियोल आगे फिर मजीद ब्रांचेस में तब्दील हो रहा है और अल्टीमेटली अल्वेलाई बना रहा है। ठीक है, तो कैसे ये सीरीज बनी? ट्रेकिया, ब्रोंकस, दोनों को ब्रोंकस बोल रहे हैं, एंड देन ब्रोंकियोल्स। ठीक हो गया? तो अब करेक्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल एंड देन एल्वेलस। ठीक है, सिंगल को एल्वेलस और मल्टीपल को एल्वेलाई। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन यू इनहेल द डायफ्राम। जब हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो आपको पता है डायफ्राम डाउनवर्ड जाता है। ठीक है, और एज इट इज़ ये कॉन्ट्रैक्ट भी होता है ताकि जो पसलियां हैं उसको खुलने की जगह मिले। तो डायफ्राम जैसे ही डाउनवर्ड जाएगा, आपस में सिकुड़ेगा, तो पसलियों को तभी खुलने की जगह मिलेगी। जैसे ही पसलियां खुलेंगी तो आपको पता है लंग्स खुलेंगे, और लंग्स जैसे ही खुलेंगे एरिया ज़्यादा होगा। एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर इनसाइड द लंग्स कम हो जाएगा। जैसे ही लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा, बाहर से ऑटोमेटिकली एयर इनसाइड मूव करेगी। यही प्रोसेस अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझा दिया। आप पिछले क्वेश्चन की तरफ जाके दोबारा भी इसको देख सकते हैं, मैंने पीछे स्लाइड करके समझाया है। लेकिन यहाँ पे ये देखें, पहला ऑप्शन है रिलैक्सेस एंड मूव अपवर्ड। तो इनहेलेशन के दौरान ये अपवर्ड मूव करेगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा, माइन्यूट सा, थोड़ा एज कम्पेयर टू एक्सहेलेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपवर्ड मूवमेंट होगी।
रिलैक्सेज एंड मूव डाउनवर्ड, अच्छा रिलैक्स नहीं कर रहा, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव अपवर्ड, नो अपवर्ड मूव नहीं कर रहा. कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड, यस कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड कर रहा है. इसी चीज़ को मैं आपको दोबारा पिक्चर से दिखा देती हूँ. यहाँ पर देखें ये डायफ्राम क्या कर रहा है, ठीक है. ये डायफ्राम एक तो देखें लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और एक जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है. इस केस में देखें डायफ्राम अपवर्ड मूव कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है. तो डायफ्राम इज रिलैक्सिंग एंड मूविंग अपवर्ड. ठीक, तो ये इनहेलेशन का पूछा था, इसलिए हमने कहा डायफ्राम इज कॉन्ट्रैक्टिंग एंड मूविंग डाउनवर्ड, दैट इज इनहेलेशन. ओके, नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं. रिस्पायरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑलवेज इन्वॉल्व. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिस्पायरेशन क्या करती है? रिस्पायरेशन याद रखें ऐसा प्रोसेस है जो कि सेलुलर लेवल पर हो रहा है. इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ब्रीदिंग. ठीक है, सेल के लेवल में रिस्पायरेशन कैसे होगी? रिस्पायरेशन ऐसे होगी कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा सेल, ग्लूकोज का इस्तेमाल करेगा, वाटर रिलीज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा. ठीक है, ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में हो रहा है. प्लीज़ इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा. प्लांट्स में भी रिस्पायरेशन हो रही है, एनिमल्स में भी रिस्पायरेशन हो रही है. तो रिस्पायरेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन. कार्बन डाइऑक्साइड ऑल दो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन मेन जो कंटेंट है वो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एनर्जी. एनर्जी रिलीज हो रही है. ठीक है, हमेशा एनर्जी रिलीज होगी. कार्बन डाइऑक्साइड डिपेंड कर रहा है, लेकिन एनर्जी हमेशा हमेशा रिलीज होगी. गैशियस एक्सचेंज इज ब्रीदिंग, नॉट द रिस्पायरेशन. इसी तरह ऑक्सीजन कंजम्पशन हो रही है, लेकिन मेजर काम जो है वो एनर्जी रिलीज का हो रहा है, इसलिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है. समटाइम्स यू नीड टू लुक द बेस्ट ऑप्शन. समटाइम्स सारे ऑप्शन करेक्ट होते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन को आपने टिक करना होता है. The gas exchange portion of the human respiratory system is the, तो जिस पोर्शन में गैशियस एक्सचेंज हो रहा है आप लोगों को पता होना चाहिए. बलून लाइक स्ट्रक्चर है, अल्वेओलाई नेम है उसका. द डिजीज इन्वॉल्विंग ब्रेक डाउन ऑफ एयर सैक्स. एयर सैक्स फ्लैटन हो गए, ब्रेक डाउन हो गए, उनके अंदर इलास्टिसिटी खत्म हो गई, दैट इज एम्फिसेमा. विच ब्लड वेसल सराउंड द अल्वेओलाई. अल्वेओलाई के अराउंड कौन सी ब्लड वेसल है? तो आपको पता है कि गैशियस एक्सचेंज आर्टरी या वेन्स या आर्ट्रियोल या वेन्यूल के लेवल पर नहीं हो सकता, वो बड़े साइज की होती हैं. तो कैपिलरी वो छोटी ब्लड वेसल है, सबसे छोटी ब्लड वेसल है जिसके अंदर गैशियस एक्सचेंज हो सकता है, इसलिए कैपिलरी इज द गुड ऑप्शन. एंड एजमा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अकर ड्यू टू. अस्थमा के पेशेंट, उर्दू में अस्थमा वैसे लोग बोलते हैं, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एजमा है. और इसमें सांस जो है वो छोटे होना शुरू हो जाते हैं, इंसान को सांस लेने में दुश्वारी होती है. ये होता क्यों है? क्योंकि ब्रोंकाई जो है वो तंग होना शुरू हो जाते हैं. फिर लोग इन्हेलर यूज़ करते हैं और इन्हेलर जैसे ही यूज़ करेंगे ब्रोंकाई की नालियाँ खुलेंगी और इंसान सांस लेगा. ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, यानी वो तंग हो जाता है. ठीक है, यही चीज़ हमने पीछे भी पढ़ी हुई है. मैं आपको एजमा दिखा भी देती हूँ. यहाँ पर देखें, ये आपको नज़र आ रही है बिल्कुल ओपन, और यहाँ पर ये देखें क्लोज हो गई है. ठीक, तो क्लोज हुई क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल्स या इरिटेंट्स थे जिसने यहाँ पर स्वेलिंग स्टार्ट कर दी, और स्वेलिंग की वजह से सारा म्यूकस इकट्ठा होना शुरू हो गया, और म्यूकस ने क्या किया? यहाँ पर सारी जो है वो डिफ़िकल्टी कर दी ब्रीदिंग के अंदर. और ब्रीदिंग में इसको दोबारा करने के लिए लोगों को इनहेलर्स दिए जाते हैं, जिनको हम ब्रोंको डायलेटर्स कहते हैं, जो डायलेट कर देते हैं. डायलेट कहते हैं खोलने को. ठीक है, तो खोलने के बाद यहाँ पर इजीली इंसान सांस ले सकता है. ओके, नेक्स्ट इज कहाँ पर थे हम? रिस्पायरेशन का हो गया, अल्वेओलाई हो गया, एम्फिसेमा हो गया, कैपिलरी हो गया, एस्मा हो गया. नेक्स्ट 13. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गैस इंस्पायर्ड इज 21%. आपको पता है, पीछे हमने अभी टेबल में भी देखा है, इंसान जो है वो 21% इनहेल कर रहा है और 16% बाहर निकल रही है. दिस डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस इज ड्यू टू. ये ऑक्सीजन का डिफरेंस क्यों आया? यानी हम ले ज़्यादा रहे हैं और बाहर कम दे रहे हैं. वजह क्या है? वजह यह है कि अल्वेओलाई में जब ये ऑक्सीजन जाएगी तो ये ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होगी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देगी. ठीक, तो यहाँ पर देखिए यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन एनर्जी प्रोडक्शन. अच्छा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर सेल में जाएगा, और जब वो हर सेल में जाएगा वहाँ पे वो ग्लूकोज को तोड़ेगा, यानी ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगी, तो ऑक्सीजन वहाँ इस्तेमाल होगी, ग्लूकोज टूटेगा और एनर्जी बनेगी. दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज सेलुलर रिस्पायरेशन. तो सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर यही तो हो रहा है कि जो ऑक्सीजन हम सांस लेने के दौरान अंदर लेकर आ रहे हैं वो बेसिकली आकर हमारे हर सेल में पहुंचकर ग्लूकोज को तोड़ रही है और एज अ रिजल्ट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. तो पिछले देखें, स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन इन गैस एंड लंग टिश्यू. नो, हम ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर स्टोर नहीं कर रहे, ये हमारे ब्लड का पार्ट बन रही है. नॉन रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन गैस विद द ब्लड. ऑक्सीजन गैस ब्लड के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रही, इस वजह से वो कुछ बाहर जा रही है. नो, दैट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. ऑक्सीजन गैस रिएक्ट कर पा रही है. यही वजह है कि जब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ, यानी हमारे ब्लड में मौजूद Hb के साथ मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है.
नेक्स्ट इज लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट। नो, मेटाबॉलिक वेस्ट के तौर पे ऑक्सीजन नहीं निकल रही, नहीं लिबरेट हो रही, बल्कि ये हम बाहर हवा से ले रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रो बेस्ट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। इनहेलेशन के दौरान क्या हो रहा है? डायफ्राम के साथ, रिब मसल के साथ और रिब्स के साथ। ठीक है, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करे, यस, इनहेलेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट करे, ये हम पीछे 3 बार पढ़ चुके हैं। रिब्स मसल्स रिलैक्स कर रही हैं, रिब्स रिमेन अनचेंज। नो, ना तो मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं ना ये अनचेंज रह रहा है, तो इसलिए इसको गलत। रिलैक्स कर रहा है डायफ्राम, नो, ये तो ऑप्शन ही गलत है क्योंकि डायफ्राम रिलैक्स नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सी ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन है, रिब मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन रिब्स जो है वो रेज हो रही हैं और खुली हो रही हैं। जब खुली होंगी तो जी इनके अंदर हवा भरने की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट, which row correctly describe the function of diaphragm, cilia and mucus in human gaseous exchange। तो यहाँ पर हमारे पास डायफ्राम के बारे में, सिलिया के बारे में, म्यूकस के बारे में। सिलिया वो छोटे छोटे धागे हैं, वो छोटे छोटे सेल्स हैं लंबाई के रुख के, जिस तरह हमारे बाल होते हैं लेकिन बाल बड़े होते हैं, सिलिया बहुत छोटे होते हैं। तो डायफ्राम का मतलब क्या है? डायफ्राम क्या करेगा? डायफ्राम गैसियस एक्सचेंजेस के दौरान क्या करेगा? रिलैक्सेस टू कॉज ब्रीदिंग आउट। तो ये ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट में हेल्प करेगा। सिलिया क्या करेंगे? म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे, और म्यूकस क्या करेगा? एसिडिटी को कम करेगा ताकि गैसियस एक्सचेंज इजीली हो सके। तो ये लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज हाउ, क्वेश्चंस आ गए हमारे पास, तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन एल्वेओलाई। तो एल्वेओलाई में एक ही प्रोसेस चल रहा है, अभी हमने जिक्र किया डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन क्या है? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट। अब ये मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो कहाँ से कहाँ पर रही है? ये एल्वेओलाई से ब्लड या ब्लड की स्ट्रीम के अंदर हो रही है बाय कैपिलरीज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एल्वेओलाई अकर बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या प्रोसेस है? जहाँ पर हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन के पास जाती है। याद रखें, हायर कंसंट्रेशन है लंग्स में, लोअर कंसंट्रेशन है ब्लड में, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे मूव कर रहा है। Oxygen from the alveolar air diffuses into the blood of capillaries, while carbon dioxide from blood diffuses into alveolar spaces। तो ऑक्सीजन जा रही है ब्लड में और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है हमारे लंग्स में, और लंग्स क्या कर रहे हैं फिर? एक्सपायरेशन के दौरान इसी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेट ऑफ ब्रीदिंग? जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे हमारी ब्रीदिंग बढ़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। यही वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जल्दी से रिमूव करना हो या अपनी बॉडी को जल्दी से ऑक्सीजनेट करना हो, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, इट विल इफेक्ट ऑल ऑफ योर बॉडी। और ये आपको एनर्जी इसलिए प्रोवाइड करता है क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन जब हर सेल में जाएगा सेलुलर रिस्पायरेशन करवाएगा। सेलुलर रिस्पायरेशन जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब है उतना ग्लूकोज टूटेगा, उतनी आपको एनर्जी मिलेगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी आपको मिलेगी विच मीन्स आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज मेक्स यू एनर्जेटिक इन दिस वे। कंपेयर्ड इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। तो इंस्पायर्ड एयर के अंदर ये एक सिंपल सा टेबल याद करने वाली चीज़ है, इसमें कोई थोड़ा सा लॉजिक भी है। देखें, ऑक्सीजन कंटेंट हम अंदर ले रहे हैं, एब्जॉर्ब करें, इस वजह से ज़्यादा अंदर जा रही है और कम बाहर आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट जो है वो कम अंदर जा रही है लेकिन ज़्यादा बाहर आ रही है। देखिए, हम बहुत कम ले रहे हैं लेकिन ज़्यादा। इसी तरह से वाटर वेपर्स लो हैं जब हम अंदर सांस लेके जाते हैं, लेकिन जब हम बाहर निकालते हैं तो ज़्यादा है। वजह यह है हमारी बॉडी वाटर प्रोड्यूस कर रही है। अच्छा, सिर्फ ये डिफरेंस मत लिखिएगा, पीछे हमने इसका पूरा टेबल पढ़ा था, आप वहाँ से जो है वो इस डिफरेंस को ले सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, नाइट्रोजन का डिफरेंस है, वाटर वेपर्स का डिफरेंस है। ये क्योंकि मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ इसलिए मैं इसको नहीं डिस्कस करी। आप लेक्चर 2 या लेक्चर 1 के अंदर जाके इसको दोबारा देख सकते हैं, लेकिन जस्ट ये एक टेबल है एंड यू नीड टू मेमोराइज दिस फॉर योर पेपर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वायरल इन्फेक्शंस लाइक कोविड-19 इफेक्ट ब्रोंकाई। ओके, तो कोविड-19 क्या था? कोविड-19 बेसिकली एक वायरस है, और वायरस क्या करता है? जैसे ही हमारी बॉडी में दाखिल होता है, हमारी बॉडी क्या करती है? उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन स्टार्ट कर देती है। वो रिएक्शन रेडनेस हो सकती है, वो रिएक्शन इन्फ्लेमेशन यानी स्वेलिंग हो सकती है, या ज़्यादा ज़्यादा म्यूकस बनना शुरू हो जाता है। म्यूकस क्या करता है? बेसिकली हेल्प कर रहा होता है उस वायरस को हमारी बॉडी से बाहर निकालने की। जो आपको फ्लू हो जाता है तो बेसिकली वो इसी वजह से होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस बाहर निकले ताकि वायरस अंदर से हमारी जो पैसेज है, जो एयरवेज हैं, वो क्लीन हों और बाहर की तरफ निकले। तो ये चीज़ें नेचुरली प्रोड्यूस होती हैं, ये इनको कम नहीं करना चाहिए। बुखार को भी कम नहीं करना चाहिए। वजह यह है कि बुखार वो टेम्परेचर बॉडी ज़्यादा इसलिए कर रही है ताकि कोविड-19 इस टेम्परेचर के अंदर मल्टीप्लाई ना हो सके, वो रिप्रोडक्शन ना कर सके और ज़्यादा कोविड-19 के वायरसेस बढ़ ना सके हमारी बॉडी में।
क्योंकि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 है, तो कोविड-19 वायरस का नॉर्मल टेम्परेचर 37 ही होगा, तभी वो बढ़ सकेगा। तो अल्लाह ताला ने नेचुरली हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेस कर दिया इस तरह की कंडीशन में, जैसे कोई इन्फेक्शन आता है हमारी बॉडी के करीब, ताकि बॉडी टेम्परेचर हाई हो और इस तरह के वायरसेस या बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में ग्रो ना कर सकें। उनके लिए ये ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है, उनके लिए ये ठीक टेम्परेचर नहीं है जब हमें बुखार होता है। तो इसलिए बुखार को कम करने के बजाय आप बुखार को बर्दाश्त किया करें, एंटीबायोटिक्स बहुत जल्दी ना लिया करें, अपनी इम्यूनिटी को डेवलप होने दिया करें। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग इन फ्रेश एयर? फ्रेश एयर में ब्रीदिंग की इम्पोर्टेंस ये है कि कम से कम पोल्यूशन हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेस जाएंगी, ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी और हम जो है हमारा जो गैसियस एक्सचेंज है वो हेल्दी होगा। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग नेजल एंड ओरल कैविटी क्लियर? अच्छा, हमारी नेजल और ओरल कैविटी ब्लॉक हो सकती है, ठीक है। ओरल कैविटी बहुत ज़्यादा ब्लॉक इसलिए नहीं होती क्योंकि इसमें स्लाइवा बन रहा है, तो जो भी चीज़ हमारे माउथ में होगी वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी इनटू द स्टमक। और इसी तरह से हम ब्रश करते हैं डेली, तो इस वजह से हमारे जो ओरल कैविटी है वो ज़्यादा मतलब वो साफ़ होती है, उसको हम ज़्यादा साफ़ नहीं करने की ज़रूरत। लेकिन जो नेज़ल कैविटी है उसमें आपको खुद भी फील होता होगा कि डेली बेसिस पर जो है वो गर्द या धूल के कुछ पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं जो कि ब्लॉक कर सकते हैं एयर को। तो जब ये एयर ब्लॉक हो जाएगी, वी कांट पास द एयर across the passage, so we need to get rid of that dust and allergens। और उसमें माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, उसमें कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो अल्लाह ताला ने नेचुरली हमारा म्यूकस बनाया है, हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जो कि हमारी एयर को क्लियर कर देते हैं अंदर जाने से पहले। वो जब एयर क्लियर होगी तो ये जो फिल्टर्स लगे हुए हैं अल्लाह ताला के, ये गंदे हो जाएंगे, इसलिए वी नीड टू क्लियर द ओरल एंड नेजल कैविटी। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को। रेस्पिरेशन क्या है? दिस इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। इसको हमने बिल्कुल डे 1 पे, अगर आपको याद हो, इसी चैप्टर को स्टार्ट में हमने रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को डिफरेंशिएट किया था। यहाँ पर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, तो ब्रीदिंग क्या है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन क्या है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग में क्या होता है, ऑर्गन लेवल इन्वॉल्व होता है, यानी लंग्स इन्वॉल्व है, नेजल पैसेज इन्वॉल्व है। रेस्पिरेशन सेलुलर प्रोसेस है, सेल्स इन्वॉल्व हैं और उसके ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व हैं। छोटे सेल के ऑर्गन्स को ऑर्गेनल बोलेंगे। ओके, ब्रीदिंग के प्रोसेस में हम जस्ट एयर इन एंड एयर आउट कर रहे हैं। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एयर इन और एयर आउट तो हो ही रही है, लेकिन एनर्जी भी साथ बन रही है। इसी चीज़ को हम आगे चैप्टर में भी डिस्कस कर लेते हैं, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। सो बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज यूजिंग ऑक्सीजन। सो क्या होगा कि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके एनर्जी रिलीज करते हैं और ग्लूकोज टूटता है। ब्रीदिंग के प्रोसेस में हम इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग करते हैं, ये हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेशन सेलुलर लेवल पर हो रही है, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पे एटीपी या एनर्जी बन रही है, और ब्रीदिंग जो है वो ऑर्गन लेवल पर हो रही है। अगर आपको थोड़ी सी बातें समझ में नहीं आ रही, यू कैन जस्ट गो थ्रू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर 3, तो वहाँ पे जाके आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी, जो मैं अभी थोड़ा सा जल्दी गो थ्रू कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि हम बहुत एक्सप्लेन्ड वे में पहले इनको पढ़ चुके हैं। अच्छा, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी बनेगी और ब्रीदिंग के प्रोसेस में एनर्जी इस्तेमाल होगी, ठीक है। फिर इसी तरह इसकी एग्जांपल क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन इंसानों के अंदर हो रही है और ब्रीदिंग जो है वो हो रही है लंग्स के अंदर, तो एज एग्जांपल आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ओके, ये बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फोटोसिंथेसिस इसके बिल्कुल बरक्स है। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज बनता है, यहाँ पर ग्लूकोज टूट रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज बन रहा है, यहाँ पर जो है वो एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम हो रही है फोटोसिंथेसिस में। ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, यहाँ पर बिल्कुल उलट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होगी और ऑक्सीजन रिलीज होगी, यानी ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एक लाइन याद होगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। रेस्पिरेशन तमाम जिंदा जानवरों में हो रही है और फोटोसिंथेसिस सिर्फ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में हो रही है, जैसा कि एल्गी हो गया, जैसा कि ग्रीन प्लांट्स हो गए, ठीक है। ये ह्यूमन बींग्स में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में फूड बनता है और फूड आपको होता है प्लांट्स देते हैं, ह्यूमन बींग्स के साथ कोई फूड नहीं लगा हुआ। ओके, एग्जाम्पल, ह्यूमन रेस्पिरेशन हो रही है और फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर हो रही है, ग्रीन लीव्स के अंदर हो रही है। नेक्स्ट, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, तो इसको हम बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट कर चुके हैं। किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आती, यू कैन जस्ट कमेंट इन द बॉक्स, कमेंट बॉक्स, और मैं इसको दोबारा समझा दूंगी, लेकिन ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, सो आई एम जस्ट स्किपिंग दिस।
नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्मोकर्स। तो स्मोकिंग दो टाइप की है, एक वो एक्चुअल स्मोकर है जिसको हम एक्टिव स्मोकर भी बोलते हैं, सेकेंड वन इज पैसिव स्मोकर। तो पैसिव स्मोकर वो होगा जो डायरेक्टली स्मोक नहीं करा लेकिन वो उस एनवायरमेंट में बैठा हुआ है जहाँ पर कोई स्मोकर बैठा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्टली इनहेल कर रहा है सिगरेट और सिगरेट के साथ फिल्टर लगा हुआ होता है जिससे वो इनहेल कर रहा होता है। लेकिन पैसिव क्या होगा, इनडायरेक्टली इनहेल कर रहा है और वो इन्वायरमेंट से इनहेल कर रहा है। जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं, कोई बंदा स्मोक कर रहा है, ही विल बी अ स्मोकर। और पैसिव स्मोकर क्या होगा, वो इंसान जो कि उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है बट ही इज़ नॉट स्मोकिंग एक्टिवली, रादर ही इज़ स्मोकिंग पैसिवली। ओके, हाई एक्सपोजर टू निकोटीन, टार एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये बेसिकली 3 गैसेस हैं या कंपोनेंट्स हैं जो कि इस स्मोकिंग के दौरान प्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छा, पैसिव स्मोकर पहले ये समझा जाता था लेस एक्सपोजर है, लेकिन अब न्यू साइंस यही कहती है कि इसका एक्टिव स्मोकर से भी ज़्यादा एक्सपोजर है, लेकिन स्टिल वो बिल्कुल करीब है स्मोकिंग के, तो इसलिए निकोटीन वगैरह का ज़्यादा इफेक्ट स्मोकर के ऊपर ही होता है। ग्रेटर रिस्क ऑफ लंग कैंसर एंड एम्फिसेमा, इसमें रिस्क होता है इरिटेशन का, हार्ट डिजीज़ का और एजमा का। ओके, सिगरेट यूज़र स्मोकर है और एक ऐसा बच्चा जो कि उस स्मोकर के पास बैठा हुआ है, दैट विल बी अ पैसिव स्मोकर। ब्रोंकाइटिस एंड निमोनिया, ये दोनों डिजीज़ की कंडीशंस हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ब्रोंकाइटिस के अंदर ब्रोंकाई इन्फ्लेम हो जाता है, कफ और म्यूकस यानी फ्लू बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है और कोई वायरस या कोई इरिटेंट आ जाता है। और निमोनिया के अंदर क्या होता है, ये सिंगल निमोनिया और डबल निमोनिया भी हो सकता है, ये किसी बैक्टीरिया की वजह से होगा। और इसके अलावा अगर एक लंग को होगा तो सिंगल निमोनिया कहलाएंगे, अगर दोनों लंग्स को होता है डबल निमोनिया कहलाएंगे। और अल्वेलाई के अंदर बेसिकली इन्फेक्शन आ जाता है और ये बैक्टीरिया वायरस की वजह से। ब्रोंकाइटिस किसी इरिटेंट की वजह से है या वायरस की वजह से है, कोई इरिटेंट मतलब कोई पोल्यूटेंट, पोल्यूशन की वजह से, लेकिन यहाँ पर बैक्टीरिया और वायरसेस हैं। एरोबिक एंड एनारोबिक, एरोबिक रिस्पायरेशन होती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक होती है विद द हेल्प विदाउट ऑक्सीजन। एरोबिक इज विद ऑक्सीजन, एन मीन एब्सेंस, एरोबिक मीन ऑक्सीजन, एनारोबिक मीन विदाउट ऑक्सीजन। तो एरोबिक का सीधा सीधा मतलब हुआ इस रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं विद ऑक्सीजन ले रहे हैं। एनारोबिक मतलब इसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं है। एरोबिक क्योंकि ऑक्सीजन ले रही है तो वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, ऑलमोस्ट 38 मॉलिक्यूल एटीपी के प्रोड्यूस होते हैं और 2 इस्तेमाल हो जाते हैं, तो टोटल 36 बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 एटीपी बन जाते हैं, ये बैक्टीरिया के अंदर हो रही है एनारोबिक, और एरोबिक हमारे अंदर हो रही है। अच्छा, एंड प्रोडक्ट्स इसका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इसके अंदर क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड और अल्कोहल। यानी एनिमल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनेगा और यीस्ट के अंदर अल्कोहल बनेगा। खैर हमारे अंदर भी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। आपने कभी देखा हो कि हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें तो हमें खलियाँ पड़ जाती हैं, हमारे मसल्स में बहुत स्वेयर किस्म का पेन होता है, अगली दफ़ा हमारे मसल्स के अंदर हिलने की ताकत नहीं होती। वजह यह होती है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज के दौरान ऑक्सीजन कम हो जाती है। जैसे ही ऑक्सीजन कम होगी हमारे मसल्स एन एरोबिक रिस्पायरेशन शुरू कर देंगे और एन एरोबिक रिस्पायरेशन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा और लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में इकट्ठा हो जाएगा और हमारे मसल्स में पेन कॉज करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है फेरिंग्स एंड लेरिंग्स। तो फेरिंग्स स्टूडेंट्स आपको पता है पहला पार्ट है नेजल और ओरल कैविटी के बाद, और फिर लेरिंग्स आता है। लेरिंग्स वॉइस बॉक्स है जो आवाज़ प्रोड्यूस करेगा। लेरिंग्स फेरिंग्स जो है वो मैंने अभी बताया नेजल और ओरल कैविटी के पीछे है, और फेरिंग्स लेरिंग्स फेरिंग्स के पीछे है। और फेरिंग्स आवाज़ नहीं प्रोड्यूस करता लेकिन लेरिंग्स आवाज़ प्रोड्यूस करता है। अच्छा, तो बेसिकली फेरिंग्स गले का पार्ट है और लेरिंग्स वॉइस बॉक्स है। नेक्स्ट हमारे पास ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस है। ग्लॉटिस जो है वो क्या कर रहा है, ओपनिंग है लेरिंग्स की, और एपिग्लॉटिस कवरिंग है। ठीक है, ग्लॉटिस क्या कर रहा है, एयर पैसेज वे को ट्रेकिया के अंदर लेकर जा रहा है, और एपिग्लॉटिस क्या कर रहा है, फूड पार्टिकल्स को जो है वो सांस की नाली में जाने से बचा रहा है, और इसी तरह से फूड पार्टिकल्स को जो हवा है वो ज़्यादातर जो है वो ट्रेकिया के अंदर जाए, इस चीज़ को मेक श्योर कर रहा है। रिमेन ओपन ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के अंदर ग्लॉटिस ओपन होता है और एपिग्लॉटिस क्लोज करता है विंड पाइप को जब हम खाना खा रहे हों, और इट विल क्लोज द फूड पाइप जब हम सांस ले रहे हों। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स है। ब्रोंकाई आपको पता है बड़ी टर्मिनोलॉजी है, लार्ज वेसल है जो ट्रेकिया के बाद शुरू होती है, और ब्रोंकोल्स उसकी छोटी छोटी आगे ब्रांचेस को बोल रहे हैं। ब्रोंकाई के ऊपर कार्टिलेज बनी होती है, गोल गोल रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, लेकिन ब्रोंक्यूल्स के ऊपर कार्टिलेज या रिंग स्ट्रक्चर नहीं बना होता। ब्रोंकाई आगे डिवाइड हो रहे हैं ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स आगे डिवाइड हो रहे हैं अल्वेओलाई में। ठीक है, ये स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो मजीद बेहतर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एयर सैक एंड अल्वेओलाई। एयर सैक क्या है,
एयर सैक हम गुच्छों को बोल रहे हैं, जिस तरह अंगूर के गुच्छे बिल्कुल एयर सैक की तरह नज़र आते हैं, जिस तरह बैलून एयर सैक की तरह नज़र आता है, बिल्कुल हम उनको एयर क्लस्टर बंडल्स ऑफ अल्वेलाई, तो इकट्ठा जब सारे अल्वेलाई इकट्ठे मिलेंगे तो हम उसको एक गुच्छा बोलेंगे या एयर सैक्स बोलेंगे। लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं और ये फंक्शनल यूनिट है सेल का। तो अब एयर सैक्स क्या हो गए, फंक्शनल यूनिट है, यानी ये फंक्शन परफॉर्म करें। अल्वेलाई सिंगल बैलून लाइक यूनिट है और ये गैशियस एक्सचेंज की साइट है और इसके साथ साथ कैपिलरीज मौजूद हैं। तो समझ लें कि एक जो है वो अंगूर का दाना अल्वेलाई है और इकट्ठा गुच्छा मिल जाए तो वो एयर सैक कहलाएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नाम से ही ज़ाहिर है। ऑक्सी मीन ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन मीन हीमोग्लोबिन। तो हमारे ब्लड के अंदर एक कंपोनेंट है जो हमारे ब्लड को रेड कलर देता है, दैट इज हीमोग्लोबिन। जब इसके साथ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आएगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कह देंगे, जब इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आएगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कह देंगे। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा, इसी तरह से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करेगा या ऑक्सीजन को ब्लॉक करेगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनेगा, जब लंग्स के अंदर ऑक्सीजन इन होगी और ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीजन जाएगी। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तब बनेगा जब हर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाएगी और ब्लड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाएगी। याद रखें, एक वक्त में ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन के साथ लग सकते हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, और इसी तरह से एक वक्त में 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लगेंगे तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। ठीक हो गया। स्टूडेंट्स, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगी, और हीमोग्लोबिन वो कंपाउंड है ब्लड के अंदर जो कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। बेसिकली इसका काम है ट्रांसपोर्ट करना, ये कैरी करेगा ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो जिसका HB लेवल कम होगा विच मीन्स उसके अंदर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी, एनीमिया हो सकता है। ओके, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन मीन्स ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मीन कार्बन डाइऑक्साइड विद हीमोग्लोबिन। अच्छा, ये चीज़ जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज रिवर्सिबल विच मीन्स एक दफ़ा ऑक्सीजन अटैच हो गई वो डिटैच भी हो जाएगी। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होगा, इरिवर्सिबल है विच मीन्स कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड अटैच है तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जब तक एयर पैसेज के थ्रू वापस ब्लड नेजल पैसेज के थ्रू वापस ना आ जाए तब तक नया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड नहीं हो सकता। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है, ऑक्सीजनेशन होती है हीमोग्लोबिन की इनटू द लंग्स, और जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है हर सेल्स के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फाउंड इन ब्लड स्मोकर, जिस मीन के जो स्मोकिंग कर रहे हैं उनके ब्लड में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होती जाती है। ओके, तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा हीमोग्लोबिन कैरी करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड भी कैरी करेगा, दोनों केसेस में हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रेवल हो रही है विच मीन्स कि बंदा स्मोकर है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीदिंग थ्रू नोज इज हेल्दियर देन ब्रीदिंग बाय माउथ। के नाक से सांस लेना बहुत आसान है, मुंह से सांस लेना हेल्दी नहीं है, और नाक से सांस लेना हेल्दियर है। आपको भी पता है कि हमारे नोज़ के अंदर नेचर ने बहुत सी चीज़ें रखी हैं, जैसे कि म्यूकस यानी कि फ्लू या नज़ला, फिर छोटे छोटे बाल हैं डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने के लिए, फिर इसी तरह से वाटर कंटेंट है जो कि उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करके एक सॉलिड शक्ल इख्तियार करते हैं वो, ताकि हम नाक से बाहर निकाल लें। मुंह के अंदर कोई ऐसा निज़ाम नहीं है, मुंह के अंदर ना तो म्यूकस है, हाँ आप बहुत स्मॉल अमाउंट में म्यूकस है, स्लाइवा है, और साथ ही बाल भी नहीं है हमारे मुंह में, विच मीन्स कि जो ट्रैपिंग है वो इजी नहीं होगी। नोज़ के अंदर फिल्टर्स लगे हुए हैं, मॉइस्चर करती है और वार्म रखती है उस एयर को जो कि लंग्स तक जा रही है। मुंह के अंदर ऐसा निज़ाम नहीं है, दैट्स वाई बाय ब्रीदिंग बाय माउथ इज नॉट हेल्दियर। Next question is, what are the conditions necessary for efficient gaseous exchange between organism and environment? तो efficient gaseous exchange वो गैस एक्सचेंज होगा जिसको कैरी आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो सेफ होगा यानी कि जिससे ज़्यादा कम से कम बीमारियां फैलेंगी। तो पहली जो चीज़ है वो है थिन परमिएबल मेम्ब्रेन। थिन बहुत बारीक होगी, परमिएबल जो कि अलाउ करेगी मटीरियल की मूवमेंट को, अलाउ करेगी गैशियस मूवमेंट को। तो अल्वेलाई के वॉल्स इस तरह से डेवलप हुए होते हैं कि उनके अंदर से इजीली गैसेस जो है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा सकती हैं। इसी तरह से ब्लड स्ट्रीम से जो गैसेस हैं वो अल्वेलाई के अंदर आ सकती हैं, विच मीन इसकी वॉल इतनी बारीक और इतनी बीच में इतने ज़्यादा सुराख हैं जिसकी वजह से कोई भी मॉलिक्यूल इसके अंदर आ जा सकता है। लार्ज सरफेस एरिया, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा अंगूरों के गुच्छे आप लोगों को नज़र आए होंगे, बहुत ज़्यादा सैक्स नज़र आए हैं,
वो सैक्स बेसिकली क्या करें, सरफेस एरिया एनहेंस कर रहे हैं, और सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल होगा। मॉइस्ट सरफेस आपने देखा होगा, लंग्स की सरफेस मॉइस्ट होती है, उसके ऊपर एक प्रॉपर एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसको हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। वो फ्लूइड क्या करता है, इसको मॉइस्ट रखता है, नम रखता है। अगर इन केस कोई टेम्परेचर मेंटेनेंस हो या कुछ भी हो तो वो इस मॉइस्चर कंटेंट ने संभाल लेना है। रिच ब्लड सप्लाई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सप्लाई होनी चाहिए ब्लड की। ब्लड इसलिए सप्लाई होना चाहिए क्योंकि ब्लड जितना ज़्यादा आएगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन लेकर अपने साथ जाएगा, और दूसरी तरफ से जितनी कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी से वो कलेक्ट करके लेकर आएगा, विच मीन्स ब्लड ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। तो ऐसे लोग जिनके अंदर ब्लड डेफिशिएंसी होती है या हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी होती है, वो इजीली सांस नहीं ले पाते या कोई काम नहीं करते, जस्ट बिकॉज कि उनके हर ऑर्गन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही। ओके, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ गैसेस का मतलब है कि डिफरेंस आएगा, यानी कि आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, ब्लड के अंदर कम है, तो ऑटोमेटिकली लंग्स से ऑक्सीजन डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जाएगी ब्लड में। इसी तरह से लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम है लेकिन ब्लड के अंदर ज़्यादा, तो ब्लड से ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड जब वो शिफ्ट होगी डिफ्यूजन के प्रोसेस से लंग्स में, तो विच मीन्स के हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में मूवमेंट आसानी से हो सके। ओके, नेक्स्ट आपको क्या बताया जा रहा है, द 2 स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग आर शोन इन द डायग्राम। ये मैंने बुक की डायग्राम को एज इट इज पेस्ट कर दिया है। 2 मैकेनिज्म है, एक आपको ए नज़र आ रही है और एक पिक्चर आपको बी नज़र आ रही है। विच ऑफ द गिवन डायग्राम ए और बी शोज द प्रोसेस ऑफ एक्सलेशन, इन दोनों में से कौन सा प्रोसेस है एक्सलेशन का। अच्छा, सबसे पहले जब आपसे क्वेश्चन किया जाए बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सलेशन तो आप सीधा डायफ्राम पर आ जाए, ये इसकी बेसिक निशानी है। डायफ्राम क्या करता है, लोअर अगर होगा तो वो इनहेलेशन होगी और अगर अपर साइड पर होगा तो एक्सलेशन होगी। तो देखिए इसका आप डायफ्राम लो साइड पर है और इसका डायफ्राम अबव साइड पर है, विच मीन्स दिस इज एक्सलेशन, बी पार्ट इज एक्सलेशन। अच्छा, ना सिर्फ ये चीज़ लोअर रहती है बल्कि इस चीज़ के लोअर की वजह से पसलियों को जगह मिलती है कि वो स्वेल अप करें, यानी कि दूर दूर जाएं एक दूसरे से। इसी तरह से इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स हों ताकि लंग्स के अंदर एरिया ज़्यादा हो जाए। लंग्स के अंदर जैसे ही एरिया ज़्यादा होगा प्रेशर डिक्रीज होगा। यहाँ पे प्रेशर कम है, हवा में बाहर प्रेशर ज़्यादा है, ऑटोमेटिकली हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी। दिस इज आल्सो कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक हो गया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज द डायफ्राम इज रेज्ड अपवर्ड एंड रिब्स आर लोअर्ड। इस केस में देखें रिब्स नीचे की तरफ यहाँ से साइडों से आपको आती हुई नजर आ रही है और डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता नजर आ रहा है। जस्ट ग्रेविटी डिक्रीज हुई है, वॉल्यूम जो है वो इसके अंदर जो है वो कम हुआ है और प्रेशर अंदर का ज़्यादा हुआ है, दैट्स वाई अंदर से प्रेशर बाहर की तरफ मूव करेगा और हमारा सांस भी अंदर से बाहर मूव करेगा। ओके, नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ सिगरेट स्मोकिंग ऑन द इनर वॉल्स ऑफ ट्रेकिया ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो हमने क्या करना है, सिगरेट स्मोकिंग का ट्रेकिया के साथ लिंक करना है। अब ट्रेकिया क्या है आपको पता है, दिस इज विंड पाइप, और विंड पाइप में सी शेप कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है, सी शेप के कार्टिलेज हैं, नरम हड्डी है सी शेप की। आपने देखा होगा ट्रेकिया के अंदर, अगर मैं आप लोगों को पिछले किसी पिक्चर से दिखा भी सकूं तो यहाँ पर आपको कार्टिलेज नजर आ रहा है, ठीक है। इस ट्रेकिया के ऊपर आपको सी शेप के रिंग्स नजर आ रहे हैं। ये रिंग्स बेसिकली क्या करते हैं, कोलैप्स होने से बचाते हैं इसको। जो भी हमारे पास एयर जब आती है तो कोलैप्स हो सकता है। ये रिंग्स बहुत ज़रूरी हैं कि जो हवा की नालियाँ हैं वो आपस में बंद ना हो, क्योंकि आपको 24/7 हवा का चाहिए होता है सप्लाई। अगर इस ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाए तो बंदे की डेथ हो सकती है। यही वजह है कि नेचर ने इसके अंदर सी शेप के कार्टिलेज रखे हैं, और इन कार्टिलेज का पहला काम ही ये है कि ये क्या करेंगे, ये बचाएंगे कोलैप्सन से। और जैसे ही कोलैप्स नहीं होगी एयर, विच मीन्स के हवा इजीली पास कर रही है। अगर कभी गलती से यहाँ पर कार्टिलेज स्ट्रक्चर ना हो, बाय नेचर ना हो, बाय बर्थ ना हो, तो क्या होता है कि इंसान सांस नहीं ले पाता, क्योंकि जब इंसान बाहर सांस निकालेगा तो ये नालियाँ आपस में दबने की कोशिश करेंगी, जस्ट लाइक अ बैलून। जब उसमें से हवा निकाली जाती है तो आपस में इकट्ठा हो जाता है और फिर उसके अंदर हवा भरना मुश्किल हो जाएगी। तो दिस विल कॉज टेंशन इन द बॉडी। ओके, नेक्स्ट इज अच्छा, तो खैर मैं ट्रेकिया का आपको स्ट्रक्चर समझा रही थी। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग का ट्रेकिया पे क्या इफेक्ट है। तो स्मोकर्स क्या करते हैं, ट्रेकिया की जो इनर लाइनिंग होती है उसको ख़राब कर देते हैं, और उसके अंदर जो सिलिया लगा होता है जो एयर को फिल्टर करता है वो भी ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार उस जगह पे समझें कि म्यूकस आता है ताकि जगह को क्लियर किया जा सके, क्योंकि नेचर अगर एक चीज़ हट जाए तो दूसरी चीज़ आ जाती है, ठीक है। अब जब बार बार म्यूकस आएगा तो क्या होगा कि बंदे के अंदर टेंशन स्टार्ट हो जाएगी, और जब एक दफ़ा टेंशन स्टार्ट हो गई तो इट विल जस्ट लाइक लीड टू अ डिजीज़। अब इस केस में क्या हुआ कि जैसे ही सिलिया हटे उसको क्लियर अप करने के लिए, यानी हवा को क्लियर अप करने के लिए या फिल्टर करने के लिए म्यूकस आ गया।
अब क्योंकि म्यूकस बार बार आ रहा है तो पूरी ट्रेकिया के अंदर एक लेयर जम जाएगी इस म्यूकस की, जिसको हम टार बोलते हैं. सो दिस इज टार डेपोजिशन एंड दिस लीड टू इरिटेशन, इन्फेक्शन, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. ब्रोंकाइटिस आप पहले पढ़ चुके हैं, ब्रोंकाई की बीमारी है, एंड हाई रिस्क ऑफ कैंसर. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक डायग्राम है और इस डायग्राम में आपको इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर के बारे में बताया गया है. यहाँ पर देखें तो ये जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये इनहेलेशन है, ठीक है, और सेकंड में एक्सहेलेशन है. तो आपको खुद पता है कि अंदर जो हवा जा रही है बिल्कुल ना होने के बराबर है एक्स के केस में, और बाहर जो हवा जा रही है देखें उसका एक पोर्शन, एक पूरे इस प्लेट में उसका एक पोर्शन बना दिया इसने, विच मीन्स कि अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम लेकर आ रहे हैं लेकिन बाहर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लेके जा रहे हैं. ठीक है, तो एक्स तो देखने से ही पता चल गया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है. ठीक, बाकी आप देखें तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन देखो इस प्लेट में किसकी है, वाई की, और यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन प्लेट की है वाई की, विच मीन्स हम बहुत ज़्यादा गैस लेकर आ रहे हैं अंदर और वही गैस एज इट इज़ बाहर निकाल रहे हैं. सो फॉर श्योर दिस विल बी नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन गैस ऐसी गैस है जो 73% हवा में मौजूद है या 79%. इफ़ आई एम नॉट श्योर आप पीछे टेबल में जाके देख सकते हैं, और ये हम जितनी अंदर लेके जा रहे हैं उतनी ही बाहर आ रही है. ठीक, अच्छा, नेक्स्ट इज जेड. तो जेड के केस में हमारे पास क्या है कि देखें कुछ अमाउंट गैस की अंदर लेके जा रहे हैं लेकिन कम बाहर निकल रही है, और उसकी पोर्शन, उसकी जगह किसने खा ली, एक्स ने खा ली, क्योंकि एक्स कार्बन डाइऑक्साइड थी. तो हम जो गैस अंदर लेके जा रहे हैं उसमें से कम बाहर निकल रही है, विच मीन इट इज़ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, इस वजह से वो अंदर ज़्यादा गई लेकिन बाहर कम निकली. कुछ ऑप्शंस आप यहाँ से समझ लें. अब हम स्टार्ट से करते हैं. तो वन जो पिक्चर है दैट इज इंस्पायर्ड एयर इनहेलेशन, और सेकंड जो पिक्चर है दैट इज एक्सपायर्ड एयर मतलब एक्सहेलेशन. एक्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाई क्या है, नाइट्रोजन है, और जेड क्या है, ऑक्सीजन है. वन बाय वन हमने इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी. वाई गैस एज इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन फिगर वन. फिगर वन के अंदर एक्स बिल्कुल कम क्यों है, बिल्कुल ना होने के बराबर क्यों है? वजह यह है कि हम सिर्फ 0.04% अंदर लेके जा रहे हैं और बाहर कितनी निकल रही है, बाहर ज़्यादा निकल रही है, विच मीन्स कि एक्स यहाँ पर इसका पोर्शन कोई ना कोई है जो कि बाहर जा रहा है. हाउ द परसेंटेज ऑफ एक्स इज इंक्रीज इन फिगर टू, कि किस तरह से एक्स इधर बिल्कुल नेग्लिजिबल था, बिल्कुल कम था, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज हुई. तो अबाउट 4% कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से इसी हवा के थ्रू बाहर निकल रही है, विच मीन्स कि इस हवा के मिक्सचर में एक्स का कोई पोर्शन आ चुका है. कहाँ से आया है, ये हमारी बॉडी से आया. हमारी बॉडी कहाँ से बना रही थी, रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस से बना रही थी. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, नेम ऑफ द डिजीजेज एंड द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्टेड. आपको पता है कि ये जो अंगूर के गुच्छे की शक्ल की चीज़ें हैं यहाँ पर, दीज आर नोन एज एल्वेलाई, और ये एल्वेलाई पीछे जाके ब्रोंकियोल से मिल रहे हैं. ठीक है, तो ये जो एल्वेलाई हैं इसमें आप देखें बिल्कुल अंगूर के गुच्छों की शक्ल है. इसमें आप देखें कि वो सारी चीज़ें फ्लैटन हो चुकी हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो इनके ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है या ओरिजिनल जो इसकी शेप थी वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है. सो दिस डिजीज इज़ फॉर श्योर एम्फिसीमा. लेट मी चेक दिस कि एम्फिसीमा है क्या. ये कल भी हम लोगों ने एक्सरसाइज के दौरान ही एम्फिसीमा को एक्सप्लेन किया था. आई थिंक फर्स्ट MCQ था या दिस वन. ओके, हम पीछे चलते हैं एम्फिसीमा की बीमारी के ऊपर. फर्स्ट मेरे ख्याल में बीमारी थी यस. इस केस में हमने यही पढ़ा था कि जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और वो बिल्कुल फ्लैटन हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान को सांस लेने में बीमारी होती है, और इसकी सबसे बड़ी वजह स्मोकिंग है. ठीक, तो ये हमने बीमारी पढ़ी थी. अब हम इसी के क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं. सो हियर यू कैन सी ये नॉर्मल शेप है, नॉर्मल लंग्स हैं, लेकिन पार्ट बी में हमारे पास बीमारी है दैट इज एम्फिसमा. और ये किसको इफेक्ट करती है, एल्वेलाई को इफेक्ट करती है. कैसे इफेक्ट करती है, बिल्कुल सारी चीज़ों को फ्लैट कर देती है. ओके, तो पार्ट ए को हम आंसर ऐसे करेंगे, द डिजीज एम्फिसिमा एंड एम्फाइसिमा भी इसको बोलते हैं, एंड द अफेक्टेड पार्ट इज एल्वेलाई. तो एल्वेलाई के अंदर एम्फिसिमा की डिजीज है जहाँ पे शेप बिल्कुल एल्वेलाई की चेंज हो चुकी है, एज यू कैन सी हियर. नेक्स्ट पार्ट बी है, व्हाट डिफरेंस कैन बी सीन बिटवीन पार्ट ए एंड पार्ट बी. तो पार्ट ए के अंदर जो एल्वेलाई हैं वो बिल्कुल नॉर्मल स्टेजेस पर हैं, बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेटेड हैं और इंटैक्ट है, मतलब अपनी जगह पर हैं. लेकिन पार्ट बी में यही चीज़ फ्लैट हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है और एक दूसरे के अंदर ये फ्यूज़ हो चुके हैं. सो दैट्स वाई लार्ज सरफेस एरिया नहीं मिलेगा सांस लेने के लिए, जो कि लंग्स की प्रॉपर्टी है कि लार्ज सरफेस एरिया इज अवेलेबल. जब भी हम किसी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में, किसी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, विच मीन वी आर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया. लेकिन यहाँ पर वो छोटी छोटी चीज़ें मिलके एक बड़ा बैलून बना रही हैं, विच मीन सरफेस एरिया डैमेज हो चुका है. ओके, नेक्स्ट लिस्ट 2 सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज. तो सिम्टम कॉजेज अगर पूछी जाती तो हम लिखते कि स्मोकिंग है या कोई भी और पोल्यूटेंट्स हैं, लेकिन सिम्टम्स क्या हैं कि इंसान के अंदर क्या चीज़ रोनुमा होती है आफ्टर हैविंग दिस डिजीज. तो सबसे पहला जो सिम्टम है दैट इज़ कफिंग, क्योंकि यहाँ पे सारा म्यूकस जमा हो जाता है
जो ब्रेथ है वो नॉर्मल नहीं रहती, तो क्रोनिक कफ स्टार्ट होती है और ये खांसी बिल्कुल नहीं रुकती। और सेकंड है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि जो सांस है वो छोटा हो जाता है क्योंकि सरफेस एरिया कम हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, ये एक पिक्चर है जो कि कनेक्शन बता रही है। देखें ये सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको क्या बता रहा है, दिस इज एल्वेओलाई। इसके अंदर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, देखें एयर इन भी हो रही है और एयर आउट भी हो रही है। फिर इसके साथ आपको एक ब्लड वेसल नजर आ रही है, जस्ट बिकॉज रेड ब्लड सेल्स का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है तो हमने इससे अंदाजा लगाया कि ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कैपिलरी है। अब हुआ क्या कि एयर यहाँ से इन हुई तो इस अल्वेओलाई के अंदर और इस रेड ब्लड सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हुई है। किस चीज़ की? रेड ब्लड सेल था डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि देखो इन्होंने एरो ऐसे लगाए हुए, विच मीन्स ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर दी अल्वेओलाई को, और वो इधर से जाके ट्रेकिया के थ्रू हमारी नाक से बाहर चली गई, विच मीन दिस मस्ट बी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इस ब्लड के अंदर से इस अल्वेओलाई के अंदर आई और अल्वेओलाई से नेजल के थ्रू बाहर चली गई। लेकिन नाक ने ऑक्सीजन भी दी, तो वो ऑक्सीजन इस ब्लड का पार्ट बनना चाहेगी। अब ऑक्सीजन जैसी आएगी वो इस ब्लड का पार्ट बनेगी इस अल्वेओलाई के थ्रू, और ब्लड का जैसी पार्ट बनेगी, नाउ दिस ई विल बिकम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी चीज़ को हम यहाँ से देख लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है नेम द स्ट्रक्चर जेड। तो स्ट्रक्चर जेड क्या है? ये एक राउंड स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल अंगूर के गुच्छे की तरह नजर आ रहा है, विच मीन दिस विल बी एन एल्वेओलस या एयर सैक। ठीक, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि व्हाट गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एंड वाई। तो एक्स की गैस अंदर अल्वेओलाई के अंदर आ रही है और यहाँ से जाएगी लंग्स के बाहर नाक के थ्रू इन्वायरमेंट में, विच मीन दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स में आती है और लंग्स से जो है वो बाहर निकलती है। नेक्स्ट वाई गैस क्या है? वाई गैस इन हुई है फ्रॉम द एयर और ये जा रही है ब्लड के अंदर, सो दिस इज ऑक्सीजन। ठीक, अच्छा ई पॉइंट पर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है स्टेट द टाइप ऑफ ब्लड प्रेजेंट एट पॉइंट ई। तो पॉइंट ई पर कौन सा ब्लड है? यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब क्योंकि वाई या ऑक्सीजन के साथ मिला है, नाउ इट बिकम्स ऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड एक बार बन गया तो ये इसलिए आगे चला गया। ठीक, यही चीज़ हमने पढ़ी थी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड साथ लगी होगी, जब तक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं होगी इस ब्लड के साथ ऑक्सीजन नहीं लग सकेगी, इस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन नहीं लग सकेगी। नेक्स्ट, नोज एंड हाउ डू नोज एंड नेजल कैविटी फिल्टर द एयर। अच्छा, नोज एंड नेजल कैविटी एयर को कैसे फिल्टर करते हैं? ये हमने बार बार पढ़ा है कि हमारी जो नोज या नेजल कैविटी है इसके अंदर फिल्ट्रेशन चैम्बर्स अल्लाह ताला ने दिए हैं। नंबर 1 म्यूकस, नंबर 2 हेयर्स, नंबर 3 मॉइस्ट कंटेंट है, मॉइस्चर सरफेसेस हैं, सिलिया अवेलेबल हैं, छोटे हेयर्स अवेलेबल हैं। तो बेसिकली वो हेयर्स और म्यूकस मिलकर ट्रैप कर लेते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको, और फिर जब हम नाक झाड़ते हैं तो ये जी डस्ट पार्टिकल्स गिर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज अबाउट हाउ डू नोज एंड नेजल कैविटी फिल्टर द एयर। तो अगेन वही वाली बात है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। हेयर, म्यूकस एंड सिलियाज हैं जो ट्रैप कर लेते हैं इम्प्योरिटीज़ को, हमारी हवा के अंदर मौजूद डस्ट पार्टिकल्स को, एंड दैट विल बी ट्रैप्ड बाय दीज स्ट्रक्चर्स अवेलेबल इनसाइड आवर नेजल कैविटी बाय द नेचर। और ये स्ट्रक्चर्स क्या करेंगे? इम्प्योरिटीज़ को ट्रैप कर लेंगे और हवा बिल्कुल नीट एंड क्लीन लंग्स तक जाएगी ताकि कम से कम बीमारियां फैलें। What is the role of pharynx in respiration? That is a different question. Pharynx आपको पता है larynx और oral या nasal cavity के दरमियान में, और pharynx वो एरिया है जो कि कनेक्शन प्रोवाइड करता है बिटवीन द nasal cavity, क्योंकि हम respiratory tract को पढ़ रहे हैं इसलिए nasal cavity और larynx के दौरान। larynx क्या है? वॉइस बॉक्स है। pharynx क्या है? उससे पहले आने वाला स्ट्रक्चर है जो कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो पैसेज वे है, इट कैरीज द एयर फ्रॉम nasal cavity to the larynx, यानी नाक से लेगा हवा और आगे जिसको दे देगा लेरिंग्स को, एंड आल्सो सर्व्स एज कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। तो यहाँ से फूड भी जाती है और एयर भी जाती है, दोनों चीज़ें हैं। तो फेरिंग्स वो कॉमन रास्ता है जहाँ से ये दोनों चीज़ें ट्रेवल करती हैं। स्टे कनेक्टेड डियर स्टूडेंट्स, विल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज यूरिनरी सिस्टम इंशाल्लाह सून। अल्लाह हाफिज़।